ओके मैम। Good afternoon, students. Yesterday we have studied about chapter 2, microorganisms. So, can you tell me what are microorganisms? Simply, if we can define microorganisms, can you tell me, Pulkit or Rishabh? Pulkit, Rishabh, क्या आप Yes, बता ma'am. सकते हैं? आप बता सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? कल हमने पढ़ा था। एक बार हम कंटिन्यू करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लें कल जो हमने पढ़ा था। मैम माइक्रोऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स, उनको माइक्रोब्स भी कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। और मैक्रो चैतन्य बताइए। फॉर्मेशन पढ़ा था। यीस्ट फॉर्मेशन पढ़ा था। और कितने टाइप्स के हमने माइक्रोब्स पढ़े थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे? मैम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 टाइप्स के जो थे मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े, जो कि हमारे कौन कौन से थे? बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ। नो, वायरस नहीं था इसके अंदर, वायरस नहीं था। एल्गी, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी and protozoa. Okay, viruses are other microorganisms which depend or which live on host. Okay, which live in other body for their reproduction and growth. So today we will read. And yesterday we have also discussed about medicinal uses of microorganisms and commercial uses of microorganisms. Okay, so today we will continue our antibiotic topic. Okay, we have studied that in 1929 Alexander Fleming has what he introduced. What he invented? Penicillin. पेनिसिलिन। Yes, he invented antibiotic penicillin. Okay, so commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. जो हमारे पास में जो commonly जो antibiotics हैं वो किससे बने हुए रहते हैं? या तो फंगी से या बैक्टीरिया से बने हुए होते हैं जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। तो एंटीबायोटिक्स हम क्यों ले रहे थे? मैम ये इसलिए ले रहे थे जिससे अपने जो बैक्टीरिया जो भी कोई हमारे अंदर डिजीज है उसको खत्म करने के लिए, उनको जैसे जो भी हमारे अंदर वायरसेस आ जाते हैं जो हमें बीमार करते हैं, तो उनको या तो ये जो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, या तो किल कर देते हैं, मार देते हैं, या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। और ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो या तो फंगी से बने हुए होते हैं या बैक्टीरिया से मेनली। ठीक है, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. और animals का जो खाना होता है, feed means खाना, जो food होता है ना animals का, उसके अंदर भी antibiotics मिला दिए जाते हैं ताकि कि उनको भी माइक्रोबायल इन्फेक्शंस ना हो। एनिमल्स में भी माइक्रोबायल इन्फेक्शन कौन से हो गए? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस। और एंटीबायोटिक्स और किस लिए यूज करते हैं? बहुत सारी प्लांट डिजीजेस प्लांट की जो डिजीज होती है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के यूज से। So it is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. हमें क्या करना है, क्या चीज मेनली हमें ध्यान में रखना है
कि एंटीबायोटिक्स कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लेके हमें क्या करना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। ओके, ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और जितना डॉक्टर ने बोला है, जितने दिन की आपको मेडिसिन दी है, वो आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। क्योंकि जैसे कि आपको एंटीबायोटिक्स जब जरूरत नहीं है या फिर आपने गलत डोज ले ली है एंटीबायोटिक की, तो अगर इन फ्यूचर आपको फिर से जो एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी तो वो आपकी बॉडी में लेस इफेक्टिव होगी, है ना। तो जैसा डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है उसी के बेसिस पे आपको एंटीबायोटिक्स लेने होते हैं। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और अगर हम बिना मतलब के एंटीबायोटिक्स लिए जा रहे हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, फिर भी हमें एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में, उनको भी ये एंटीबायोटिक्स किल कर देते हैं, मार देते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कोल्ड और फ्लू क्या होता है? मैम कोल्ड मतलब जैसे अपने खांसी जुकाम हो जाती है, मैं जुकाम काटती है। हाँ जैसे फीवर वगैरह। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से कोल्ड और फ्लू को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज नहीं कर सकते हैं, ये इसके अंदर इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कोल्ड और फ्लू किसके कारण होते हैं? वायरसेस के कारण। वायरस के बाद ओके, नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन। वैक्सीन आपको पता ही होगा, अभी मैम अभी कोरोना की वैक्सीन चल रही है ना, कोरोना की वैक्सीन चल ही रही है। तो जो है, जब कोई भी डिजीज हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है तो उसके एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू डाले जाते हैं ताकि कि हम उस बीमारी से लड़ सकें। तो वही वैक्सीन कहलाती है। वैक्सीन व्हेन अ डिजीज carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader। तो क्या होता है कि उससे जो भी डिजीज है, जिस भी डिजीज के माइक्रोब्स है, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं वैक्सीन के थ्रू। मतलब जो बीमारी है उसी के से रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमें कोई बीमारी हो रही है, टीबी की बीमारी हो रही है ना, तो टीबी से रिलेटेड ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे एज अ वैक्सीन, है ना। समझ में आ रहा है कि कैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन होती है जो सिमिलर, जो बीमारी हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, तो जो बीमारी हमारी बॉडी में जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई है, उसी के जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसी से रिलेटेड उसी की वैक्सीन हमें दी जाती है इंजेक्शन के फॉर्म में। और जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जैसे हम वैक्सीन से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंजेक्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज क्या होती है? जो कि बीमारी से लड़ने की क्षमता जो होती है ना, हमारी बॉडी क्या करती है, जब कोई भी वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है, वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अटैक करता है जो हमें डिजीज देने वाला है, तो हमारी बॉडी भी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए। इम्यूनिटी, हाँ, इम्यूनिटी जिसे कहते हो आप, है ना। तो ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्या करती है, जो भी डिजीज के जर्म्स हमारे, मतलब डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए गए हैं, उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जो कि बाहर से आने वाले जो भी इन्वेडर, मतलब जो हमारी बॉडी के बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं ये एंटीबॉडीज, ताकि कि हमें कोई बीमारी ना हो, ठीक है। The body also remembers how to fight the microbes। और हमारी बॉडी ये भी याद रखती है, फिर जैसे इन फ्यूचर में अगर वही डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी पहले से सीख चुकी है ना कि किस तरह से फाइट करना है उस बीमारी से, क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से वैक्सीनेशन किया गया है ना। तो हमारी बॉडी पहले से एंटीबॉडीज, मतलब हमारी बॉडी में पहले से उनसे लड़ने के लिए जो आर्मी
जैसे कि हम अब बॉर्डर पे आर्मी पहले से खड़ी कर देते हैं कि हमें इन फ्यूचर दुश्मन अटैक कर सकता है, तो हम एंटीबॉडीज के फॉर्म में क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ऑलरेडी आर्मी डेवलप कर लेते हैं, ताकि कि इन फ्यूचर अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी को बीमार करने के लिए हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, उनसे फाइट करना शुरू कर देती है और हमारी बॉडी को फाइट करने की हैबिट भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने वैक्सीनेशन के थ्रू उसी के जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ अमाउंट था वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाया गया था। ठीक है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। और अगर माइक्रोब्स, जो भी माइक्रोब्स हैं उनके अगर हमें वीक वाले बैक्टीरिया, ऐसे नहीं कि अच्छे वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीज के जो अच्छे वाले माइक्रोब्स हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं, नहीं, डेड या फिर वीक जो कमजोर होते हैं, जो हमारी बॉडी को बीमार नहीं कर सकते, इसीलिए तो हमें वैक्सीन दी जाती है, लेकिन हम उस बीमारी से बीमार नहीं होते, जैसे कोरोना वायरस है। ठीक है। तो अगर जैसे वैक्सीन अगर हमें लग रही है तो जो कोरोना वायरस है, वायरस जो कोरोना का वायरस है उसी से रिलेटेड जो है वीक जो वायरस है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है और इन फ्यूचर जब हमें अगर कोई भी वायरस अटैक करता है हमारी बॉडी पे, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज है, तो वो उससे फाइट करके और हमारी बॉडी को बीमार होने से बचा लेते हैं। तो डेड या वीक, हाँ मैम वो वीक है तो वो पावरफुल से कैसे लड़ेगा? बेटा वीक मतलब वीक वायरस डाला जाता है आपकी बॉडी में, अगर पावरफुल वायरस डाला जाएगा तो आप बीमार हो जाओगे। ओके ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एंटीबॉडीज बनानी है हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी को हैबिट डालना है उस चीज की। जिससे वो मतलब अपनी जो इम्यूनिटी बढ़ती है कोई चीज बस वो इम्यूनिटी बढ़ानी है हमें अपनी बॉडी को बीमार थोड़ा ना करना है वायरस डाल के हमारी बॉडी में। अगर हम अच्छा वाला पावरफुल वाला, जैसे कि हम अगर हमें किसी दुश्मन से फाइट करनी है, समझो अगर हमें किसी दुश्मन से, पावरफुल दुश्मन से फाइट करनी है, तो पहले आप क्या करोगे, वीक पड़ेगा अपने जो वीक से फाइट करना पड़ेगा पहले आपको, ऐसे तो ना डायरेक्ट पावरफुल से फाइट करने लग जाओगे, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, पहले हम जो कमजोर है पहले उससे फाइट करेंगे, तो फाइटिंग करके और हम क्या सीख जाएंगे कि हाँ हमें अपने दुश्मन से इस तरह से फाइट करना है। आया समझ में आप? है ना? तो वीक जो है हमारे पास, वीक वायरस को हमारी बॉडी में डाला जाएगा, वीक वायरस या कोई भी माइक्रोब है उसको हमारी बॉडी में डाला जाता है एज अ वैक्सीनेशन, है ना, वैक्सीन के फॉर्म में, है ना। और फिर उससे हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यून हो जाती है। इम्यून मतलब एक यूज्ड टू हो जाता है ना, आपको हर रोज एक ही काम करने को दिया जाए तो आप उस काम को फटाफट कर लोगे। जब आपको ज्यादा काम मिलेगा एक साथ, तो आप उस काम को जो हर रोज थोड़ा काम कर रहे हो, अगर एक साथ बहुत सारा काम मिल जाएगा तो आप उसको फटाफट से कर लोगे, क्योंकि आप यूज टू हो गए हो। तो बॉडी को भी यूज टू किया जाता है, ताकि कि अगर इन फ्यूचर आपकी बॉडी में उसी टाइप के वायरस आपकी बॉडी में अटैक करते हैं या उसी टाइप का कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में अटैक करता है, तो आपकी बॉडी उससे फाइट कर सके। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। और ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में ही रहती हैं, ठीक है, जो बन चुकी है एंटीबॉडीज वो हमारी बॉडी में ही रहती है। और फिर इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी माइक्रोब अटैक करता है इससे रिलेटेड, तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर लेती इजीली। फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। तो इस तरह से हमारी वैक्सीन वर्क करती है। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। तो इनकी वैक्सीनेशन हमें पहली जब छोटे होते हैं तभी से हमें वैक्सीन लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती है? पोलियो की लगाते हैं, वो पोलियो की तो हमें ड्रॉप्स पिलाई जाती है ना? लगाया जाता है इंजेक्शन। हाँ,
वो शुरुआत में लगाया जाता है। जैसे स्मॉल पॉक्स के भी इंजेक्शन होते हैं, वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, इन सब की वैक्सीन यूज की जाती है, ठीक है, ताकि कि हम इन फ्यूचर बीमार ना पड़े। हमें हो नहीं ना कि ये बीमारी, लेकिन फिर भी हमें पहले से वैक्सीन दी जाती है ताकि कि इन फ्यूचर अगर हमारी बॉडी में इससे रिलेटेड अगर कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आते हैं तो हम उनसे इजीली फाइट कर सकें। नाउ एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. important, okay, okay, mark it in your book. In your childhood you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन आपको लग चुकी है। It is essential to protect all children against these diseases. ये बहुत जरूरी है कि सभी बच्चों को इन डिजीजेस से बचाया जाए। तो इस डिजीजेस से बचाने का क्या हम कैसे बचा सकते हैं? वैक्सीन लगा के। Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. ये तो आपको सभी को पता है कि पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जाता है ना, और बच्चों को क्या है, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है हर साल, ठीक है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं बच्चों को ओरली, मुंह के थ्रू, है ना, वो एक्चुअली में वैक्सीन ही होती है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. और रेगुलरली स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का यूज करके हमने स्मॉल पॉक्स को भी क्या खत्म कर दिया है वर्ल्ड से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो फ्री हो चुके हैं स्मॉल पॉक्स से। मतलब वर्ल्ड का कुछ एक पार्ट ही बचे होंगे जहाँ पे स्मॉल पॉक्स होते होंगे, बाकी सभी जगह से स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है वो खत्म हो गई है। ओके, सो दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाई जा रही है, जैसे कि अभी कोरोना की वैक्सीन भी लगातार बनी जा रही है। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पता है ना सबको कि है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट में। जो हमारे बैक्टीरियाज रहते हैं, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन यूज करते हैं और फिर उसको सॉइल में और प्लांट में, हाँ, सॉइल और प्लांट को अवेलेबल हो पाती है तभी नाइट्रोजन। और बाकी जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये इसका एग्जाम्पल भी है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। यहाँ पर देखो पिक्चर भी दे रखी है, ये बैक्टीरियाज की पिक्चर है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, okay, this is blue green algae, you can see in picture, it is blue green algae, okay, ओके मैम। cleaning the environment. अब आप कैसे, आप पेज नंबर 22, okay, so now we are reading page number 22.
क्लीनिंग द एनवायरमेंट, हम किस तरह से अपने एनवायरमेंट को, अपने वातावरण को क्लीन रख सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बूजो एंड पहेली, दो बच्चे हैं, ठीक है, हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि स्कूल के जो गार्डन में काम करने वाला व्यक्ति था, गार्डनर था, वहां का माली जो था, वो क्या बना रहा है, मैन्योर बना रहा है। Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. और उसके फ्रेंड्स और उन्होंने क्या किया कि जितने भी वेस्ट थे, प्लांट और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो वेस्ट थे, आसपास के गार्डन्स में और हाउसेस के थ्रू उन्होंने कलेक्ट करके और वो लेके आ गए, ठीक है, स्कूल के गार्डनर के पास में। They put them in a pit meant for waste disposal. उन्होंने क्या किया, एक गड्ढे के अंदर सारे वेस्ट को वहां पर डाल दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, कुछ टाइम बाद में जब उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया था कि सारे वेस्ट को इकट्ठा करके लेके आ गए, हाँ, खट्टे में डाल के छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ ऐसा सोचा कि हमें वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है, तो उन्होंने एक गड्ढे के अंदर डाल दिया वो सारा वेस्ट लाके। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़े दिनों बाद में जब देखा तो जो सारा वेस्ट था वो डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड, तो बूजो और पहेली क्या जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया, जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके लाए थे वो डिकम्पोज होकर मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए एक्टिविटी दे रखी है आपको यहाँ पर, टेक 2 पॉट्स, आपको क्या करना है, 2 पॉट्स लेने हैं, फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, मार्क देम ए एंड बी, 2 पॉट लेने हैं आपको, ठीक है, ए और बी उनको मार्क कर देना है और उनको कैसा फिल करना है, हाफ फिल करना है विथ सॉइल। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside, observe them after 3-4 weeks. तो एक के अंदर तो आपको क्या डाल देना है, प्लांट, वेजिटेबल्स और इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, और एक के अंदर क्या डाल देना है, जैसे प्लास्टिक बैग हो गया, है ना, और जैसे ग्लास बॉटल्स हो गई, जो वेस्टेज है आपकी, प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, ये सब कुछ आप दूसरे वाले में डाल दोगे और 3-4 वीक्स तक आपको, 3-4 सप्ताह तक आपको वैसे ही उसको साइड में रख के छोड़ देना है। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप इसके लिए, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स, दोनों पॉट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या क्या होगा बताइए। डिकम्पोजिशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, मिलने वाली मिट्टी को न्यूट्रिशन मिल जाएगा और बी तो बंजर हो जाएगी मैम। अच्छा, तो क्या जो प्लांट वेस्ट और हमारे वेजिटेबल फ्रूट्स इनके वेस्ट थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनका मैन्योर बन जाएगा, उनका मैन्योर बन जाएगा। सो द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, जो मिट्टी के अंदर, ए वाली जो मिट्टी थी उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, माइक्रोब्स प्रेजेंट है, मतलब माइक्रोब्स तो दोनों में ही प्रेजेंट है, दोनों ही सॉइल में माइक्रोब्स प्रेजेंट है, लेकिन ए वाले में क्या करेंगे, जो प्लांट या फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनका वेस्ट हमने डाला है, उनको माइक्रोब्स किस में कन्वर्ट कर देंगे, मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। जबकि बी वाले में भी माइक्रोब्स हैं सॉइल में, लेकिन प्लास्टिक, ग्लास या और दूसरा जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करेगा, माइक्रोब्स चेंज नहीं कर पाएंगे, उनको गला नहीं पाएंगे, डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। द न्यूट्रिएंट्स the nutrients released in the process can be used by the plant again, और इस तरह से जो भी न्यूट्रिशन सॉइल को मिला है डिकम्पोजिशन मेथड से वो प्लांट वापस यूज कर लेगा, मतलब हम उस मिट्टी में जो प्लांट लगाएंगे तो वो प्लांट उस न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कर लेगा। Did you notice that in pot B the polythene bags, empty glasses, bottles and broken
टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। लेकिन बी वाले पॉट में क्या है, कोई भी चेंज नहीं होगा। जो वाटर बॉटल्स, ग्लास, आपने जो भी टॉयज ये सब कुछ डाले थे वो एज इट इज ही पड़े हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि गल जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नो मैम, नहीं होगा। नो मैम। The microbes could not act on them. Microbes उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं कर पाते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए they cannot and convert them into manure, इसलिए वो मैन्योर में कन्वर्ट भी नहीं होते हैं। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. हम हमेशा देखते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर कौन सा हो गया? जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए जो जमीन से उखड़ चुके हैं, या फिर मरे हुए जानवर हो गए, है ना, फूल पत्तियां हो गई जो कि पेड़ से झड़ चुकी हैं। तो ये सारे हमारे डेड प्लस ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो कि एक टाइम पे लिविंग थे। ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं जो लिविंग होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक है, ठीक है, लिविंग होते हैं ये। लेकिन जब ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये क्या होते हैं? आप देखोगे कि कुछ दिनों तक तो ग्राउंड पे वो पड़े हुए मिलते हैं, है ना, फिर थोड़े दिनों बाद में देखते हो कि थोड़े थोड़े से सड़ने लग गए, बदबू आने लग गई उनमें से। बदबू क्यों आने लग जाती है? क्योंकि मैम वो सड़ जाते हैं। हाँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं ना। हाँ, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है ना, स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से कुछ दिनों बाद में आप देखोगे, थोड़े दिनों बाद में आप देखोगे कि जैसे कोई जानवर मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो थोड़े दिनों में तो आप देखोगे वो गल गया है। हाँ, गल गया है। फिर थोड़े दिनों बाद में देखोगे उसकी स्किन जो है वो हट गई है। फिर थोड़े दिनों बाद में उसका कंकाल ही नजर आता है। होता है ना ऐसा? वो पूरा ही मिट्टी में गल जाता है। मतलब जैसे मैम आंधी तूफान आता रहेगा तो उसके वो स्केलेटन जो है उसका, हाँ, वो मिट्टी में ढकता जाएगा। वो तो स्केलेटन तो ढकता जाएगा, लेकिन डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी तो हो रहा है। उसकी स्किन है, उसकी मसल्स वगैरह जो हैं, वो सारी कैसे डिकम्पोज हो रही है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। और यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाना मतलब पूरा डिकम्पोज होकर मिट्टी में एक समान हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एनिमल्स और प्लांट्स को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो जिस जमीन पे ये सारी चीजें हो रही है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो रहा है, तो वो जमीन कैसे हो जाती है? उसको न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि प्लांट बॉडी में, हाँ, प्लांट की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में जितना भी न्यूट्रिशन होता है, वो जब डेड हो जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब उनको गलाते हैं, तो वो जो उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन था वो सारा किसमें एब्जॉर्ब हो जाता है? सॉइल में। और उस सॉइल में, हाँ, वो सॉइल हमारी कैसे बन जाती है? फिर उपजाऊ बन जाती है ना, फर्टिलाइज हो जाती है वो। और तो उस वाली सॉइल को अगर हम पेड़ पौधे उगाने के लिए काम में लेंगे तो हमारे पेड़ पौधे क्या होंगे? बहुत अच्छी ग्रोथ होगी उनकी। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिके नहीं करेंगे, डिकम्पोज नहीं करेंगे, तो क्या होगा? जो जानवर मर चुके हैं, मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, मिट्टी भी अब उपजाऊ नहीं होगी, और हमारा एनवायरनमेंट भी तो क्लीन नहीं होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी तो दूषित हो जाएगा चारों तरफ, है ना। जानवर वगैरह मरे हुए पड़े रहेंगे
तो क्या होगा? मतलब पॉल्यूशन हो जाएगा, हाँ, पॉल्यूशन हो जाएगा। pollution सॉइल होगा। पॉल्यूशन जिसे बोल सकते हैं हम, एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो होगा। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? अभी तक हमने पढ़े कौन से? मेडिसिनल यूज वाले पढ़ लिए, है ना? अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी को या हमारी प्लांट्स को या एनिमल्स को डिजीजेस देते हैं, हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, हमें बीमारियां देते हैं। So microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms can cause diseases in human beings, plants, animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. Pathogens. ठीक है? जो microorganisms हमारी बॉडी को डिजीज देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? Pathogen. पैथोजेंस। क्या बोलेंगे? Pathogens. पैथोजेंस। Pathogens. हाँ, पैथोजेंस बोलेंगे। ओके, Okay मैम। ठीक है। सो नेम याद रहेगा ना, पैथोजन, डिजीज Yes, कॉजिंग। Yes, ma'am. सिंपल अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलें तो क्या बोलेंगे? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। Pathogens. एक लाइन में अगर आप आंसर देना चाहें इसका, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? हमारे फूड को खराब कर देते हैं ना। आप देखोगे गर्मी के टाइम पे, गर्मी के मौसम में अगर हम खाना बाहर रख देते हैं, किचन में फ्रीजर से बाहर रख देते हैं, फ्रिज से बाहर रख देते हैं, तो हमारे खाने में स्मेल आने लग जाती है ना? तो वो Yes, ma'am. किस लिए वो होता है? कहते हैं पूछ गया ये। हाँ, वो स्पॉइल्ड हो जाता है, हमारा फूड जो होता है वो खराब हो जाता है। सो स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। ठीक है, कपड़ों को भी खराब कर देते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और लेदर को भी। लेदर के ऊपर भी आपने देखा होगा कि फफूंद सी हो जाती है और फिर वो थोड़ी देर में खराब होना शुरू हो जाता है। Yes मैम, लेदर की जैकेट्स को हाँ। आता है सब। Let us study more about their harmful activities. अब यहाँ पर देखो harmful activities, ये है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ये जो टॉपिक है ये हम आज कंप्लीट हो जाएगा क्या? चलो पढ़ लेते हैं। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। Pathogens enter our body. Pathogens enter our body through air we breathe, the water we drink or food we eat. हमारी बॉडी में कैसे आते हैं पैथोजेंस? विद द हेल्प ऑफ वाटर जो हम पीते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर जो हम ब्रीथ इन करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ फूड जो हम खाते हैं। मतलब अगर कोई फूड इन्फेक्टेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और उसको हमने खा लिया तो हमारी बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहुंच जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। और अगर कोई दूसरे इंसान को अगर वो बीमारी हो रही है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड है, तो वो आपके अंदर भी आ जाता है, जैसे कोरोना वायरस है। Yes मैम, वो एक दूसरे से फैलने वाला, वो जानवरों से भी फैल सकता है। माइक्रोबायल diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. Communicable diseases कौन सी हो गई? जो कि एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को फैलता है, तो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। जैसे एक इंसान बीमार है ना, और वो उसको कुछ भी हो रही है, जो भी बीमारी हो रही है, तो अगर दूसरा उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी अगर वो डिजीज हो जाती है तो वो डिजीज क्या कहलाएगी? कम्युनिकेबल डिजीज कहलाएगी, मतलब एक से दूसरे को फैलने वाली। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस आर कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये सारे हमारे डिजीजेस के एग्जाम्पल हैं जो कि कम्युनिकेबल हैं। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of living viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. तो जब एक पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड हुई है, तो वो जब छींकता है
तो उसकी जो मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकल रही है, वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं छींकने के साथ में, तो उसके अंदर बहुत सारे वायरस आते हैं जो एयर में फैल जाते हैं। और फिर जब वो एयर में फैल जाते हैं और दूसरा इंसान उसी को इनहेल करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रीथ, तो वो भी जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है उस बीमारी से। ठीक है, आया समझ में किस तरह से इन्फेक्शन होता है? इसलिए बोला जाता है मास्क लगा के रखो। इसीलिए बोला जाता है कि या तो हैंडकरचीफ यूज करो या फिर मास्क ऑलवेज कीप ऑन योर माउथ, कवर योर माउथ एंड नोज विथ मास्क, यही बोला जाता है ना? Yes, ma'am. Okay, there are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. कुछ जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में भी ये वायरस लिव करते हैं, रहते हैं, और इनके थ्रू भी दूसरे who is doing this? Ma'am, Utkarsh. Who is making this noise? Ma'am, Utkarsh. Utkarsh, behave yourself better. ओके, सो इनको हम कैरियर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीमारी को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक लेके जाते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई आपको पता ही होगा कि जब गंदगी के ऊपर हाउस फ्लाई बैठती है तो उस गंदगी के ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसकी क्या होता है, लैब्स में चिपक जाते हैं, और फिर वो हमारे खाने के ऊपर बैठती है तो, और हम उसी खाने को खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो वाले जर्म्स पहुंच जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। होता है ना ऐसा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए हमें बोला जाता है कि अपने खाने को क्या करना है, कवर करके रखना है। ठीक है, द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. ये मैंने आपको बता दिया कि पैथोजेंस को कैरी करती है और फूड पे छोड़ देती है, और फिर जब हम उसी खाने को खाते हैं, उस कंटेमिनेटेड मतलब खराब खाने को खाते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो चुका है, उसको हम कंटेमिनेटेड फूड बोलते हैं, और उसको खा के हम बीमार हो जाते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए खाने को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। इसलिए बोला जाता है कि जो खाना कवर्ड नहीं है उसको नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, तो इसके बारे में तो हमने पहले भी पढ़ लिया है ना, कि ये भी क्या करती है, मलेरिया की जो पैरासाइट है उनको कैरी करती है अपनी बॉडी में, और फिर जब ये हेल्दी पर्सन को काटती है तो उसके बॉडी में ये इसके जो पैरासाइट है मलेरिया के, उनको क्या करती है, छोड़ देती है उसकी बॉडी में, और फिर हम किससे बीमार हो जाते हैं, क्या हो जाता है, हमारे को कौन सी बीमारी हो जाती है? मैम, मलेरिया। डेंगू। डेंगू होती है फीमेल एडीज मॉस्किटो से, ये याद रखना। फीमेल एडीज मॉस्किटो हमें कौन सी बीमारी देती है, डेंगू, और फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो देती है हमें मलेरिया। ये दोनों बीमारियां इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मॉस्किटो मलेरिया देती है। हाँ, हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, और डेंगू और इसके किस तरह से हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। तो ये हम इसके बाद वाला जो टॉपिक है इसको हम कैसे क्या है, अगर हम किसी भी मॉस्किटो को ग्रोथ करने से रोक लें तो हम मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं। All mosquitoes breed in water. Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. इसलिए बोला जाता है कि पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि फ्रेश वाटर में ही ये जो मलेरिया के जो पैरासाइट है वो ग्रो करते हैं, और वहां पे वो मच्छर ग्रो करते हैं। तो मच्छर रुके हुए पानी में ही ग्रो करते हैं। ये जो फीमेल एनोफ्लीज है और फीमेल एडीज है, तो वही हमारे को कौन सी बीमारी देते हैं, मलेरिया और डेंगू देते हैं। और अगर हम पानी नहीं फिल होने देंगे, पानी नहीं भरने देंगे, तो क्या होगा, वहां पर वो मच्छर पैदा ही नहीं होंगे। ठीक है, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन।
हम अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखें, है ना, और सूखा रखें, तो हम क्या कर सकते हैं, इन मॉस्किटोज से बच सकते हैं। मॉस्किटोज वहां पे जर्मिनेट ही नहीं होंगे, ब्रीड ही नहीं करेंगे। ब्रीड करना मतलब पैदा होना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हैव टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और हम इसके लिए एक पूरी लिस्ट भी बना सकते हैं कि किस तरह से हम मलेरिया और ये जो डेंगू के जो मच्छर होते हैं इनको हम किस तरह से हटा सकते हैं, किस तरह से रोक सकते हैं जर्मिनेट होने के लिए, और ब्रीडिंग इनकी किस तरह से रोक सकते हैं। अब ये जो टेबल है ये आपको रीड करनी है। कल आप लोगों से ही इसके बारे में डिस्कशन करूंगी, ठीक है। आज यहीं तक Okay, पढ़ेंगे। ma'am. ये जो नेक्स्ट टॉपिक है टेबल Okay, वाला, ma'am. ये कल हम रीड करेंगे। तो आप लोगों को ये रीड हाँ, करके आनी है हाँ, पूरी टेबल। हाँ ठीक है, कल ये आप लोग रीड हाँ। करके आइएगा। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म। मैं